अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स में परिचय, उसका पार्ट 4 और गुणभाग क्या है इस चैप्टर का। तो 7 मार्क्स की बोर्ड के एग्जाम में 7 MCQ इस चैप्टर में से आपके आने वाले हैं। अब इसके पहले हमने 3 वीडियो देखे इस चैप्टर के 3 पार्ट। इसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स पहले 2 वीडियो में, और तीसरे वीडियो में हमने परंपरागत व्यवसाय यानी कि जो ऑफलाइन बिजनेस था हमारा अभी तक वो, और ऑनलाइन बिजनेस यानी कि ई कॉमर्स, दोनों को हमने क्या किए थे कंपेयर, कि दोनों में क्या क्या चीज़ें अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग कौन सी चीज़ें एक दूसरे को बनाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो भारत में ई कॉमर्स यानी कि इंडिया में ई कॉमर्स कैसे चल रहा है अभी, या किस लेवल पे चल रहा है, उसके बारे में देखेंगे। तो अन्य देशों की तुलना में भारत में ई कॉमर्स में प्रवेश अपेक्षाकृत मोडो थयो होवा छતાં તેમાં નવા પ્રવેશોની વિપુલ સંખ્યાને કારણે હવે તેનો અભૂતપૂર્વ गति विकास થઈ रही है। क्या लिखा है, अगर दूसरे देश के कंपेयर में बात करें तो इंडिया में जो है भारत में ई कॉमर्स जो है वो लेट स्टार्ट हुआ था, पर उसके बाद भी क्या है बहुत सारी नई नई कंपनीज आई है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस चला रही है, या दूसरे बिजनेस को क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, अभी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, गति से विकास થઈ રહ્યો છે। फ्लिपकार्ट, ईबे इंडिया, स्नैपडील, एमेजॉन इंडिया, मिंत्रा, डोमिनोज, ये सब क्या है અને તેના જેવી અનેક ઓનલાइन दुकानों भारत में प्रचलित बनी रही है। ये सारी दुकानें क्या है, ये सब जितने प्लेटफॉर्म है ये सब अब बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। सब जितने भी व्यापारी हो या दुकानदार है, जितने और कस्टमर हो, सब क्या इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसमें है फ्लिपकार्ट है, ईबे इंडिया है, स्नैपडील, अमेजॉन, मिंत्रा, डोमिनोज और भी बहुत सारी कंपनीज है जो ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। उत्पादन અને સેવાની વિવિધતા ઇન્ટરનેટ પરની ઓનલાઈન ખરીદીને આકર્ષક અને અનુકૂળ બનાવે છે। क्या लिखा है, उत्पादन અને સેવાની विविधता, विविधता मतलब उसमें अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो या कोई भी सर्विस ले लो तो उसमें क्या होगा, अलग अलग क्वालिटी की आपको प्रोडक्ट भी मिलेगी, और अगर सर्विस है तो सर्विस भी। फॉर एग्जांपल अगर सर्विस की बात करें तो वाईफाई, तो वाईफाई क्या एक सर्विस है। जो भी कंपनी वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करती है उसकी अलग अलग सर्विसेज है, कि अगर आप कौन सी क्वालिटी की सर्विस लेना चाहते हो, आप 50 MBPS का वाईफाई लेना चाहते हो, 10 MBPS का वाईफाई लेना चाहते हो, या 100 MB का वाईफाई लेना चाहते हो, तो वो सब के उसमें अलग अलग आपको विविधता मिलेगी, अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपको अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल हो उसके हिसाब से आपको वो परचेस करनी है। ભારતમાં ई કોમર્સની વૃદ્ધિમાં ઘણા પરિબળો ભાગ ભજવે છે, તેમાંના કેટલાક મુખ્ય પરિબળો નીચે આપ્યા છે। अब जो इंडिया में कौन सी चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स पर इफेक्ट करेगी वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे देखेंगे। तो इंटरनेटનું જોડાણ, બ્રોડબેન્ડ અને 3G પેઢીની સેવાઓ, લેપટોપ, स्मार्टफोन, टेबलेट અને डोंगल જેવી तकनीकी सरलताમાં થયેલી वृद्धि। क्या लिखा है यहाँ पे, पहले अभी आज से हम लोग 10 साल पहले की बात करें अगर, तो क्या था, इंडिया में इंटरनेट यूजर बहुत कम थे। बस जब स्मार्टफोन आए और कंप्यूटर आए और अलग अलग वाईफाई कनेक्शन मिले हमको, तो क्या हो गया, ये सब चीज़ों का यूज़ ज़्यादा हो गया, इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा हो गया, स्मार्टफोन का यूज़ ज़्यादा हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप और पूरी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT फील्ड की बात करें तो बहुत डेवलप हुआ है इंडिया में। उसके बाद मोबाइल साधनों उपयोग में थયેલો વધારો। क्या लिखा है, मोबाइल जो है, अगर बात करें मोबाइल की, तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात करें तो इंडिया में इतने मोबाइल यूज़र भी नहीं थे। जब से स्मार्टफोन आए और इंटरनेट सस्ता हो गया इंडिया में, तो क्या हुआ, स्मार्टफोन के जो यूज़र है हमारे वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़े। વધુ વ્યાપક ઉત્પાદનોના વિસ્તારની ઉપલબ્ધતા, પરંપરાગત ખરીદી માટે વ્યસ્ત જીવન, વાહન વ્યવહારની ગીચતા અને સમયનો અભાવ। क्या लिखा है 4th पॉइंट में, परंपरागत खरीदी माटे व्यस्त जीवन। अब परंपरागत यानी कि जो अभी तक हमारा ऑफलाइन बिजनेस था उसमें क्या था, बहुत बिजी लाइफ थी सबकी। कुछ भी परचेस करना होगा तो क्या करना, बहुत टाइम निकालना पड़ता था उसके लिए। उसके बाद वाहन व्यवहार नहीं गीचता, मतलब ट्रैफिक का बहुत इशू था इंडिया में, और समय न अभाव यानी कि लोगों के पास क्या था, टाइम भी नहीं था। तो उसके हिसाब से क्या हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस जो है ई कॉमर्स बिजनेस, तो लोगों ने ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन परचेसिंग शुरू कर दी, ये सब चीज़ों से बचने के लिए। 5वां है, परंपरागत पद्धति करता ओછી किम्मते वेचाण। क्या लिखा है, ऑनलाइन बिजनेस में अगर हम कुछ परचेस करेंगे तो क्या होगा, ऑफलाइन के कंपेयर में हमको वो चीज़ थोड़ी सस्ती मिलेगी। ऑनलाइन वर्गीकृत साइटना उपयोगમાં થયેલ વધારાને કારણે વધુને વધુ ગ્રાહકો દ્વારા જૂના માલનું ખરીદ વેચાણ, जैसे कि OLX, तो वो क्या है, OLX में क्या होगा, जितनी भी ओल्ड चीज़ें आपकी हुई है, चाहे आपका स्मार्टफोन हो या आपकी गाड़ी हो, तो सब आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो OLX के ऊपर। ईबे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील અને તેના જેવી અનેક સાઇટ પર ઓનલાઈન માર્કેટ જગ્યાનો
થયેલો વિકાસ, ઉદ્યોગ નિષ્ણાંતો ભારતમાં ई कॉमर्स ઉદ્યોગના સંભવિત ભવિષ્ય માટે ઘણા આશાવાદી છે। क्या लिखा है, जो भी बिजनेस एक्सपर्ट्स है तो वो क्या कह रहे हैं, मतलब उनका ऐसा कहना है कि इंडिया में फ्यूचर में क्या होगा, ई कॉमर्स बहुत आगे बढ़ेगा। अब ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के कुछ फायदे भी है, उसकी कुछ मर्यादा भी है, लिमिटेशंस भी है। तो हम अभी इस वीडियो में दोनों चीज़ें देखेंगे कि ई कॉमर्स से कौन से फायदे होते हैं और कौन से नुकसान है उसके। तो फायदे की बात करें तो सबसे पहला है अविरत समय यानी कि 24/7 માટેની વેપાર વ્યવસ્થા। ई कॉमर्सની મદદથી કોઈપણ સમયે અને સ્થળે એટલે કોઈપણ સમયે અને કોઈપણ સ્થળે વ્યવસાય કરી શકાય છે। क्या लिखा है, ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर जगह पे बैठ के भी अपना बिजनेस कर सकते हो या पर्टिकुलर टाइम में ही अपना बिजनेस कर सकते हो। आप 24/7 यानी कि दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। और पूरी दुनिया में आपको जहाँ भी बिजनेस करना, जहाँ बैठ के भी या जहाँ के भी आपको कस्टमर चाहिए तो आप 24/7 उसको ले सकते हो। દિવસમાં કોઈપણ સમયે ગ્રાહક उत्पादन खरीदी શકે છે અને કોઈપણ સમયે ઓર્ડર પણ સ્વીકારવામાં આવે છે। क्या लिखा है, कस्टमर के लिए भी बहुत आसान है। ऐसा नहीं कस्टमर को भी कि भाई सुबह 10 से रात के 10 में ही ऑर्डर करना है उसको जब टाइम मिले, रात को भी टाइम मिलेगा तो वो रात को भी परचेजिंग कर सकते हैं। 24/7 उसके लिए भी ये चीज़ ओपन है અને કોઈપણ સમયે ઓર્ડર સ્વીકારવામાં પણ આવે છે। उसके बाद दूसरा बेनिफिट है ई कॉमर्स का तो वो है ओछो खर्च, लोअर कॉस्ट। इंटरनेटના વ્યવસાયિક ઉપયોગથી માર્કેટિંગ, વહેંચણી, ફોન, ટપાલ, છાપકામ અને તેના જેવી અનેક પ્રવૃત્તિમાં થતો ખર્ચ ઘટે છે। क्या लिखा है, अभी तक ऑफलाइन बिजनेस में क्या था, एडवर्टाइजिंग करनी थी या वहेंचणी यानी कि फ़ोन करना था या कुछ मेल यानी कि टपाल करना था, ऑफलाइन टपाल या प्रिंटिंग करनी थी, तो वो सब क्या था ऑनलाइन में बिजनेस में वो सब चीज़ें नहीं आई। अगर आपको जैसे कि छापकाम की बात करें तो ऑफलाइन बिजनेस में क्या होगा, ऑफलाइन बिजनेस में आपको आपका जो बिल है उसको प्रिंट निकाल के आपको कस्टमर को देनी होगी। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में क्या होगा, आपको सीधा बिल उसको क्या करना है, मेल कर देना है। ठीक है। સ્થાનિક વ્યવસાયમાં કરાતા મૂડી રોકાણની तुलनाમાં ई कॉमर्सનું મૂડી રોકાણ ઓછું હોય છે। क्या लिखा है, ऑफलाइन बिजनेस में हमको कुछ स्टार्ट करना है अगर ऑफलाइन बिजनेस में तो हमको क्या इन्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, जबकि ऑनलाइन बिजनेस में हमको इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा। उसके बाद सरहद के भौगोलिक मर्यादाનો અભાવ। સ્થાનિક દુકાનની સીમા નિશ્ચિત ક્ષેત્ર સુધી વિસ્તરેલી હોય છે, જ્યારે ई कॉमर्सની મદદથી વ્યવસાયને તત્કાલ असंख्य ग्राहकों સુધી पहुंचाड़ी शकाय है। क्या लिखा है, ऑफलाइन बिजनेस में क्या होगा, अगर आपने अपनी दुकान सूरत में रखी है किसी भी एरिया में तो क्या होगा, आपके कस्टमर उसी एरिया के आसपास के आएंगे। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में क्या होगा, कोई भी मतलब सरहद के भौगोलिक मर्यादा मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है आपको कि आप एक पर्टिकुलर जगह के कस्टमर के ऑर्डर ले सकते हो या कोई पर्टिकुलर कस्टमर का ही ऑर्डर ले सकते हो। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी अपने कस्टमर के ऑर्डर ले सकते हो। उसके बाद चौथा पॉइंट है उन्नत અને વધુ સારી ગ્રાહક સેવા। ગ્રાહક સેવા यानी कि ग्राहक फैसिलिटी जो होती है, कस्टमर सर्विस। ग्राहक સાથે પ્રત્યક્ષ સંવાદ શક્ય હોવાને કારણે વ્યાપારી તેના નવા ઉત્પાદનની જાણ ગ્રાહકને ઈમેલ દ્વારા કરી શકાય છે અને ઉત્પાદન સંબંધી મુશ્કેલીઓનું નિવારણ પણ લાવી શકાય છે। क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ परचेज की अमेजोन से, ठीक है, कुछ भी अपने फॉर एग्जांपल आपने टी शर्ट परचेज की, ठीक है, तो फिर उसके बाद जितनी भी टी शर्ट अच्छी आएगी अमेजोन पे तो क्या होगा, उसके मेल आपको आते रहेंगे कि भाई ये एक स्टोर है जो अमेजोन पे ये टी शर्ट सेल कर रहा है। तो वो सब क्या है, मतलब ईमेल के जरिए आपको वो सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि नई चीज़ क्या आई है। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है उसके बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू आ रहा है, आपको यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको मेल करके अपना प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हो और उसके हिसाब से वो लोग आंसर भी देंगे वहाँ से। उसके बाद टीम वर्क, जूथ कार्य। ई कॉमर्सની મદદથી એક કરતાં વધુ સંસ્થાઓ સાથે મળી કાર્ય કરી શકે છે। क्या लिखा है, एक से ज़्यादा अगर ऑर्गेनाइजेशन है, एक से ज़्यादा बिजनेसेस है तो वो क्या करेंगे, साथ मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। दाखला तरीके ईमेल જેની મદદથી લોકો માહિતીનો વિનિમય કરે છે, તેના દ્વારા વિતરકો, વેપારીઓ, ધંધાકીય ભાગીદારો અને ગ્રાહકો સાથેના સંસ્થાના संवादनी पद्धति में सुधारो थयो छे। क्या लिखा है, ईमेल से क्या करेंगे, सब कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। मतलब ई कॉमर्स से तो बातचीत भी कैसे होगी, इंटरनेट के जरिए ही होगी। अभी तक क्या फोन कॉल पे बात होती, पर अब क्या होगा, वीडियो कॉलिंग होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा या ईमेल से बात होगी या फैक्स करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, कम्युनिकेशन की भी सब चीज़ें क्या होगी, अब बदल गई। इससे क्या होगा, टीम वर्क यानी कि पूरी एक टीम की तरह काम करेंगे। अगर दो तीन बिजनेस मिलके एक दूसरे से जुड़ के काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक टीम वर्क बनेगा वहाँ पे। उसके बाद परिवहन समय और खर्च में घटाडो। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन।
ઈચ્છિત દુકાન સુધી પહોંચવા માટે ગ્રાહકને લાંબુ અંતર કાપવાનું રહેતું નથી यानी आपको दुकान तक जाने का आपको डिस्टेंस भी कवर नहीं करना और उतना टाइम भी आपका बचेगा। ई कॉमर्स की मदद की आ दुकानની मुलाकात माउसની કેટલીક क्लिक करवाથી लई शकाय છે। क्या लिखा है? ई कॉमर्स बिजनेस है अगर तो उससे क्या होगा, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा अपना कंप्यूटर ऑन करना है या मोबाइल ऑन करना है, तो सीधे आप कुछ टच करोगे या कुछ क्लिक करोगे माउस से तो आप उसकी दुकान यानी कि उसकी जो स्टोर है जहाँ भी वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। उसके बाद स्पीड झड़प। પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં ई कॉमर्स વ્યવસાય ઘણો ઝડપી છે। વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ વિતરકને ખરીદીનો ઓર્ડર ઓનલાઈન બનાવીને મોકલી શકે છે જે સમયનો વ્યય અટકાવે છે। વિતરકો તત્કાલ વિતરક मतलब जो सेल कर रहे हैं वो जिसकी दुकान है वो वितरको तत्काल ऑर्डर मेळवी तेना पर कार्य शुरू करी सके छे। आथी ऑर्डर मोकलवानो समय पण बचे छे। क्या लिखा है? आपको कोई चीज़ किसी से मंगवानी ऑनलाइन बिजनेस तो आपने क्या किया, अपने पूरा ऑर्डर लिस्ट बना लिए कि भाई ये शॉप है जो ऑनलाइन बिजनेस करती है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ उनकी स्टोर है, तो आप क्या करोगे, सीधा अपनी ऑर्डर जितने भी एक पेज पे लिख लिया, उसका फोटो क्लिक किया और उसको भेज दिया वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, फौरन उस पर काम चालू कर देगा। आपको दुकान पे जाने का काम नहीं है और वहाँ पे उसको बताने का भी काम नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और जब वहाँ पे वो पैकिंग करेगा, अपना सामान रेडी करेगा, उतनी देर आपको वहाँ दुकान पर रुकना पड़ेगा। जबकि ई कॉमर्स में क्या होगा, आपने फोटो क्लिक किया, उसको भेज दिया, उसने काम चालू कर दिया और काम हो गया, तो वैसे ही वो डिलीवरी पे दे देगा आपको। अब ई कॉमर्स ने समाज ने नीचे जणावेला लाभ पूरा पड़े थे। अभी तक हमने जो देखे वो बिजनेस प्लेटफॉर्म पे मतलब कैसे कस्टमर को या व्यापारी या दुकानदार उसको कैसे फायदे हो रहे हैं वो, पर अब सामाजिक बात करें यानी कि पूरे समाज को, यानी जितने भी लोग हैं आसपास हमारे, उन सबको क्या फायदे हो रहे हैं तो उसके बारे में देखेंगे अभी थोड़ा यहाँ पे। तो सबसे पहला है घर कार्यालय के कोई पण स्थलेથી खरीदी કરી શકાય છે। आप घर पे हो या अपने ऑफिस में हो तो आप कहीं से भी अपने माल की परचेसिंग कर सकते हो। उसके बाद उत्पादनની खरीदी માટે परिवहन ઓછું થતું હોવાથી પ્રદૂષણમાં ઘટાડો। क्या लिखा है? जैसा मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो नहीं आएगा ई कॉमर्स में, तो इससे क्या होगा, गाड़ियाँ चलने से जितना भी प्रदूषण होता था वो सब क्या होगा, अब कम हो जाएगा। उसके बाद आरोग्य लक्षी सेवाओं यानी कि जो हेल्थ केयर की सर्विसेज है तो वो सब भी क्या है अब ऑनलाइन होती है। जैसे कि netmeds.com, तो वो क्या है, एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसी एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन जो दवाई होती है उसको सेलिंग करते हैं। डिसेंट लर्निंग और अभ्यास, मतलब कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आप किसी को सिखा भी सकते हो नया कुछ। अब ये हो गए ई कॉमर्स के फायदे। अब जहाँ पे फायदे है वहीं पे कुछ नुकसान भी है इसके। अब उसके बारे में देखेंगे तो ई कॉमर्स की मर्यादाओं यानी कि गैर लाभ लिमिटेशन। तो सबसे पहला है परिवर्तन नो प्रतिकार। परिवर्तन मतलब चेंजेस। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम कैसा है कि चेंजेस करने में, तो व्यावसायिक संस्थाओं ने પરંપરાગત વ્યવસાયમાંથી ई कॉमर्स व्यवसाय तरफ अभिमुख થવું પડે છે, જેમાં તેમને ઘણો प्रतिकार सहन કરવો પડે છે। क्या लिखा है? अब अभी जो ऑनलाइन बिजनेस है वो तो पिछले 5-7 साल से मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया में, पर उससे पहले जितने बिजनेस थे वो सब क्या थे, ऑफलाइन बिजनेस थे। अब ऑफलाइन बिजनेस वालों को ऑनलाइन बिजनेस पर अगर आना है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि उनको टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा काम कैसे करना है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है या उसका रेट कैसे रखना है, वो सब चीज़ों का उनको आइडिया नहीं है, तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम आएगी परिवर्तन करने में। यानी जब ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आओगे, प्लेटफॉर्म पूरा चेंज हो जाएगा जब, तो क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम उनको आएगी। उसके बाद प्रारंभिक खर्च यानी कि इनिशियल कॉस्ट, यानी जब स्टार्टिंग करना है आपको बिजनेस तो उसके लिए कुछ कॉस्ट ऐसे है जो ऑफलाइन बिजनेस में नहीं आते थे अभी तक, पर ऑनलाइन बिजनेस में जब हम लोग स्विच करेंगे, जब प्लेटफॉर्म चेंज होगा हमारा, तो क्या होगा, वो सारे खर्चे हमको लगेंगे। उसमें कौन से देखेंगे अभी। हार्डवेर और सॉफ्टवेर की तकनीक में मूडी रोकाण जरूरी बने छे। क्या लिखा है? हार्डवेर मतलब जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस है कंप्यूटर के, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, ये सब क्या जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर बन जाएगा। सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर के अंदर चल रहा है, जैसे कि MS वर्ड या आपका यूट्यूब, तो ये सब सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर बनेगी। तो जितने हमें रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, यानी कि सबसे पहले तो हमको कंप्यूटर परचेस करना पड़ेगा, फिर आपको अगर कुछ कोड स्कैन करना है तो उसके लिए स्कैनर परचेस करना पड़ेगा, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर परचेस करना पड़ेगा। तो कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको अकाउंटिंग के लिए यूज़ करना है, अगर या डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है तो आपको वो परचेस करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट जो स्टार्टिंग कॉस्ट तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा हो जाएगा ऑफलाइन बिजनेस के कंपेयर में ऑनलाइन बिजनेस। ई कॉमर्सની મદદથી કરવામાં આવતા વ્યવસાય સમજવા માટે कर्मचारियों ने तालीम की पण जरूरत पड़े। क्या होगा, अभी तक ऑफलाइन में क्या हो रहा था कि आप
आपके यहाँ पे जो भी कारीगर रखे हैं आपने, या जो काम करने वाले, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अब स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको कि ऑनलाइन बिजनेस में कैसे काम करना है। तो वो ट्रेनिंग देने का भी क्या होगा, एक खर्च उसमें बढ़ जाएगा। उसके बाद है सुरक्षा, सिक्योरिटी। अब ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बड़ा इश्यू जो है, सबसे बड़ा गैर फायदा, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो वो है सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि सुरक्षा के बारे में। तो ई कॉमर्स में मूलभूत रीते ध्यान पर लेवा जेवी बाबत सुरक्षा नहीं। क्या लिखा है, जो मेन चीज पे जिस पे फोकस करना है ई कॉमर्स में, तो वो है सिक्योरिटी। यानी अगर मेरा कोई बिजनेस है अगर, तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, सिक्योरिटी का काम करना है कि कस्टमर जो है वो उसके जितना भी इंफॉर्मेशन, उसका जितना भी डेटा है वो सब सिक्योर होना चाहिए। कहीं भी ऐसा ना हो कि उसका डेटा लीक हो गया या किसी और के पास पहुंच गया जो उसका मिसयूज करेगा। तो सबसे पहली फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है कस्टमर को वो है सिक्योरिटी। तब देखेंगे सिक्योरिटी कैसे एक इश्यू है इसमें। तो संस्था के व्यक्तिની સંબંધિત માહિતીનું જ્યારે ઇન્ટરનેટ પર પ્રસારણ થતું હોય છે ત્યારે અનધિકૃત ઉપયોગથી તેમનું રક્ષણ કરવું જરૂરી બને છે। क्या लिखा है, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर डालते हो इसका मतलब क्या कि वो पूरी दुनिया के सामने आ गई इन्फॉर्मेशन। सपोज आपने अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली पेमेंट के लिए, तो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आपने डाली है कोई एक वेबसाइट पे, पर वो क्या हो रहा है, मतलब कि पूरी दुनिया के सामने वो चीज़ आ रही है, समझ में आ रहा है। तो इस पर क्या आपको एक सिक्योरिटी इसके सामने आपको देनी पड़ेगी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन बहुत सिक्योर है, किसी के भी यूज़ में नहीं आने वाली है इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। ઇન્ટરનેટ વૈશ્વિક ઉપયોગ પૂરો પાડે છે, પરંતુ સંસ્થાઓ દૂષિત એટલે કે મેલિશિયસ ઉપયોગ કે અકસ્માત થતા दुरुपयोग सामे પોતાની માહિતીની सुरक्षा पूरी पाड़वी જોઈએ। क्या लिखा है, अब इंटरनेट क्या वैश्विक उपयोग यानी कि पूरे ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया में काम करेगा वो। जब कुछ संस्था है जिसमें क्या दूषित यानी कि मेलिशियस उपयोग यानी कि मिसयूज करना है, अगर मिसयूज हो सकता है अगर इन्फॉर्मेशन का, या अकस्मात यानी कि कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो गया, डेटा लीक हो गया, तो ये सब चीज़ों के सामने क्या करना पड़ेगा, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद एक गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखी है उन्होंने, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, इसकी भी आपको खातरी मिलनी चाहिए एज अ कस्टमर। ई કોમર્સમાં ગ્રાહકની ગોપનીયતા એ ઘણો ગંભીર મુદ્દો છે। दुरुपयोग થવાના ભયને કારણે ગ્રાહક પોતાની અંગત માહિતી इंटरनेट पर दर्शावता अटकाए છે। क्या लिखा है, कोई आपसे आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि भाई आपने अभी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाया था, सबसे पहले अपनी बैंक डिटेल दो, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दो, अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करो। तो ये सब चीज़ें आप देने में क्या, आप जाहिर सी बात है हर कोई अच्छा आएगा उसमें कि अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन में क्यों शेयर करूँ, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी। अब प्राइवेसी में क्या होगा, प्राइवेसी में मतलब जो जिसको आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो भी वेबसाइट पे, उनको इसके कस्टमर को यानी आपको एक ऐसा खातरी देनी पड़ेगी कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोगे अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, वो सब सिक्योर रखेंगे, हम लोग प्राइवेट रखेंगे, किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करेंगे। કેટલીક संस्थाओं अन्य मार्केटिंग संस्थाओं ने તેમના डेटाबेसની માહિતી વેચે છે। आपने बहुत बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि ये वेबसाइट है जिसने अपना डेटा लीक किया या ब्लैक मार्केट में इसको अपना डेटा बेच दिया। तो ये सब क्या मतलब यूज़र की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसको सेल करते हैं वो लोग। જેનો દુરુપયોગ કરી ગ્રાહકને બિનજરૂરી મેલ એટલે કે સ્પામ મેલ મોકલવામાં આવે છે અને ક્રેડિટ કાર્ડની છેતરપિંડી ग्राहकને आर्थिक नुकसान पहुंचाड़े છે। क्या लिखा है, अब डेटा लीक हुआ, अगर उसमें डेटा लीक में आपकी क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो क्या होगा, इससे आपके अकाउंट से जो आपका फंड है, आपके अकाउंट में जितनी पैसा पड़ा हुआ है वो सब क्या होगा, चले जाने का भी एक डर रहेगा उसमें कि आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन अगर हो गई लीक तो क्या होगा, हमारे आर्थिक नुकसान भी उसमें पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद दूसरी है विश्वास अभाव यानी कि लेक ऑफ ट्रस्ट। ई कॉमर्स में કેટલીક बार उत्पादन न पहुंचाड़वानी छेतरपिंडी, यानी बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने ऑर्डर कर दिए, पता नहीं किसी के साथ हुआ है भी कि नहीं, मतलब आपने ऑर्डर कर दिए, पेमेंट भी कर दी ऑनलाइन, पर आपके पास प्रोडक्ट आई नहीं है वो, ठीक है। तो वो सब क्या छेतरपिंडी होती है, मतलब बेवकूफ़ बनाने वाले काम होते हैं। उत्पादन अंगेनी भ्रामक रजूआत यानी कि भ्रामक रजूआत यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको, मतलब आपने ऑर्डर किया और आपने देखे फोटो कि हाँ ये चीज़ में परचेस करने वाली ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, ये चीज़ है इसमें, तो आप क्या करोगे, उस फोटोज़ को देख कर आप अपना ऑर्डर दे दोगे। पर एक्चुअल में क्या होगा, जब आपके पास वो चीज़ आएगी तो आपको कुछ अलग ही चीज़ मिलेगी, या क्वालिटी ऐसी नहीं होगी जैसे उस फोटो में दिखाई गई है। चुकवણીની સુરક્ષાનો અભાવ वगैरह કારણોસર ગ્રાહકમાં ई कॉमर्स प्रत्ये विश्वासનો अभाव જોવા મળે। क्या होगा, कस्टमर क्या करेगा, ये सब चीज़ों से, यार आपने ऑर्डर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, आपको चीज़ नहीं मिली, या जिस चीज़ आपको दिखाई गई थी, जिस क्वालिटी की चीज़ फोटोज में दिख रही थी उसी क्वालिटी इसमें एक्चुअल में नहीं है, तो ये सब चीज़ों से क्या होगा,
कस्टमर जो होगा वो इतना विश्वास दिखाएगा नहीं ई कॉमर्स के ऊपर। उसके बाद ઉત્પાદનોને પહોંચાડવાનો સમય। સ્થાનિક દુકાનમાં આપણે ઉત્પાદનની ખરીદી કરી તેને સાથે લઈ જઈ શકીએ છીએ, જ્યારે ઈ કોમર્સમાં ખરીદેલ વસ્તુ સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ હોતી નથી। આથી વસ્તુ એટલે કે ઉત્પાદનને મોકલવાનો સમય લાગશે અને ખર્ચ થશે। क्या लिखा है यहाँ पे? स्थान। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने दो काम किए, मतलब प्रोडक्ट सेम परचेज किए, आपने एक ऑफलाइन बिजनेस से परचेज की, एक ऑनलाइन बिजनेस से परचेज की। तो पहले ऑफलाइन की बात करेंगे तो आपने क्या किया, उसकी दुकान पे जाके आपने अपना ऑर्डर दिया, आपने वो चीज़ उसने आपको दिखाई, आपने क्या किया, उसको चेक किया, हाँ चीज़ चाहिए, आपने पेमेंट की और उस चीज़ को लेकर आ गए। ठीक है, कितना टाइम लगा इसमें? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तो 1 घंटे का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में। अब इस पर आ गए ऑनलाइन बिजनेस पर। तो ऑनलाइन बिजनेस में क्या होगा, आपने चालू तो कर दिया, अब 5 मिनट में आपका काम तो हो जाएगा उसमें। तो आपने वेबसाइट चालू की, आपने देखे भाई टी शर्ट खरीदनी मुझे, तो आपने देखे ये टी शर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आपने उसमें से कोई एक सिलेक्ट किया कि हाँ मुझे ये चाहिए, आपने उसकी स्पेसिफिकेशन देखी, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे वो देखी आपने। उसके बाद आपने क्या किया, ऑर्डर कर दिया, आपने पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया उसको। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको लिखा हुआ आएगा कि 5 to 6 डेज में आपको ये डिलीवरी आपके घर पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे जब 1 घंटे में काम हुआ था, यानी 1 घंटे में आपके सामने प्रोडक्ट आ गई थी आपके हाथ में पेमेंट करके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट करके क्या हो रहा है, आपके हाथ में प्रोडक्ट कब आएगी, 1 हफ्ते के बाद या 5 दिन के बाद। तो ये सब टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि डिलीवरी में टाइम लगेगा। जहाँ पे अभी आपने जो परचेज किया वो शॉप फॉर एग्जांपल आपकी इंडिया के बाहर है या इंडिया में पर दिल्ली में है अगर, तो दिल्ली से जाने में भी टाइम लगेगा, 24 घंटे तो उसी में लगेंगे फिर। और उसके अलावा पैकिंग वैकिंग में सब ट्रांसपोर्टेशन में और टाइम लगेगा, तो वो अलग। तो ये सब थे ई कॉमर्स के फ़ायदे भी है, जहाँ पे मतलब फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसान भी है कुछ। तो दोनों चीज़ें हमने देख ली इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ डाउट है, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो ऑनलाइन, यानी कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या ऑफलाइन भी कर सकते हो, फ़ोन कॉल करना हो या मिलना हो तो आप मिल भी सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो।